हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एज पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है और ये हर तरह के एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। एक ही एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर टॉपिक से होते हैं, सो डोंट स्किप दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज लिंकेज? अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, बेसिकली जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ड्रोसोफिला का आई कलर, जो भी कुछ लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उससे आपको एक चीज समझ आई होगी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन्स कैरी करते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये मल्टीपल लाइंस जो है ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एज अ जीन बताया है कि एक ही क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही जीन कैरी करेगा। एक क्रोमोसोम के ऊपर कई तरह के ट्रेट्स के जीन्स होते हैं। जैसे हो सकता है ये जीन आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये जीन बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक ही क्रोमोसोम है, मल्टीपल ट्रेट्स हैं, वो मल्टीपल जीन्स को कैरी करता है। तो लिंकेज जो होते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और उन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम मल्टीपल जीन्स कैरी करते हैं, जो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया। सिंस जीन्स आर फिजिकली अटैच्ड टू द सेम स्ट्रक्चर, सो दे शुड ट्रैवल एज अ यूनिट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होती है ना। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम का एक पार्ट एक तरफ, ऐसे ही करके होमोलोगस पेयर जो होगा उसका भी एक पार्ट एक तरफ, यानी कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो वो 4 अलग अलग गेमीट्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंस जीन्स आर फिजिकली अटैच्ड टू द सेम स्ट्रक्चर, यानी जीन्स जो है इसके ऊपर स्टिक्ड है ना, जीन्स यहाँ प्रेजेंट है, तो जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा, जिस गेमीट में क्रोमोसोम जाएगा उसी गेमीट में वो सारे जीन्स चले जाएंगे। तो इस लाइन का सिंपली यही मतलब होता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है जिसमें क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जीन्स जो होते हैं वो मियोसिस के समय में एक साथ ट्रैवल करते हैं, इसको हम बेसिकली लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो लिंकेज कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, यानी कि ये दो जीन्स की टेंडेंसी जब ये एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और ये एक साथ इनहेरिट होते हैं ना, तो हम इसको लिंकेज बोलते हैं, इस प्रोसीजर को लिंकेज बोलते हैं। टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय T.H. मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन ने ही हमें टर्म दिया था जिसको हम कहते हैं लिंकेज। ये हम लोगों ने आई कलर, ड्रोसोफिला के आई कलर के बारे में जब डिस्कस किया था ना, तब हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं आई कलर के लिए, है ना। तो वो जहां जहां वो क्रोमोसोम जाएगा उसके साथ साथ वो आई कलर का जीन भी ट्रैवल करेगा या इनहेरिट होगा, तो इसलिए हमें उसी कलर का वही आई कलर मिलेगा जो उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। जैसे हमने व्हाइट आई कलर और रेड आई कलर के हमने ट्रेट की बात की थी, तो ये वो बात हो रही है। ठीक है, लिंकेज के बाद व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? अभी हम लोग ये दोनों प्रोसीजर ना बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ये तो है सिर्फ डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन से हमें समझ नहीं आने वाला कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है क्या चीज। ठीक है, तो लिंकेज एक एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं है। अब ये एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं है का क्या मतलब होता है भाई, ये हम लोग अभी आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम कुड बी सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस एंड कैन फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं है। मतलब जो जीन एक ही क्रोमोसोम, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, से फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे कोई जीन है, ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जीन है, ये क्रोमोसोम के ऊपर, इसका नाम बी है, और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से क्या समझ रहे हैं कि लिंकेज एक एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं है। यानी कि हम पहले पॉइंट में तो ये बोल रहे थे कि लिंकेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जहां जहां जाएगा, जिस गेमीट में क्रोमोसोम जाएगा वो सारे जीन्स अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है दैट इज रिकॉम्बिनेशन, उसमें हमें क्या पता लग रहा है, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो ABC जीन्स प्रेजेंट है ना, दे कुड बी सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस। यानी मियोसिस जब होती है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस जो होती है रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो रिडक्शनल डिवीजन के टाइम पे दे कैन फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि ABC की जगह यहाँ पे D भी आ सकता है। अच्छा,
तो ये कैसे होगा? क्योंकि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ ना कि ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी अपने आप एक साथ जा रहा है और ऑल ऑफ सडन वहां पे ए बी डी आ जाए, हाउ कम सो? तो इसके लिए हमें रिकॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। हमने जैसे लिंकेज समझ लिया कि ये दोनों जीन्स, ये तीनों जीन्स अगर एक ही साथ एक ही सेल में जा रहे हैं तो उसको हम लिंकेज कहेंगे, ये टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो इस फिनोमिना को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। किस फिनोमिना को? जहां पे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहा जीन सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस और एक नया ही कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बना देता है, दैट इज एबीसी की जगह एबीडी जीन बना देता है। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेशन होता कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कैसे होगा रिकॉम्बिनेशन? मान लीजिए ये हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर ये जो है ये हमारा एक होमोलोगस पेयर है। सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था इस लेक्चर में वो ये था कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, इसलिए हम उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होता है, व्हाई रिकॉम्बिनेशन विल हैपन? रिकॉम्बिनेशन होगा ही क्यों? कोई रीजन तो होना चाहिए ना, और या फिर कैसे होगा? तो रिकॉम्बिनेशन तब होता है जैसे मान लीजिए ये होमोलोगस पेयर्स जो होते हैं ना, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कोई एक जीन था ए और यहाँ पे हमारा कोई एक जीन था बी। ठीक है, अब ये जो ए जीन वाला क्रोमोसोम पेयर है और ये जो बी जीन वाला क्रोमोसोम पेयर है, ये एक दूसरे के क्रॉस करने मतलब गले मिलने लग जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्रोमोसोम अपना अलग सेल में चला जाए। ठीक है, ये एक अलग सेल में चला गया और ये वाला क्रोमोसोम अपना अलग सेल में चला जाए। ये मियोसिस 1 की बात कर रही हूँ मैं, जब ये मियोसिस 1 हो रहा होगा ना तब होता है ये कि ये दोनों एनाफेज प्लेट में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही तो हो जाता है ना, मेटाफेज में ये एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये दोनों अलग अलग सेल्स में निकल जाएंगे। ठीक है, टीलोफेज में, जब मियोसिस 1 का टीलोफेज आएगा यानी टीलोफेज 1 में, तो ये दोनों अलग अलग उसमें चले जाएंगे, या तो ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हो जा रही है, दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के गले मिलने लग गए, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसका जो ए वाला जीन था वो टूट के इस वाले क्रोमोसोम पे आ गया और इसका जो बी वाला जीन था वो टूट के इस वाले क्रोमोसोम पे आ गया। इसको हम रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ, रिकम्बाइन हुए हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं ये क्रोमोसोम्स। ये वाला क्रोमोसोम जो है ये रेड वाले क्रोमोसोम यानी कि पार्ट ए बी के साथ भी आ गया यहाँ पे, और इसका जो क्रोमोसोम का जीन था एक ए वाला वो यहाँ टूट के जुड़ गया है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्यास्मा फॉर्मेशन अकर्स। ये आपको 11th क्लास का सेल साइकिल चैप्टर एकदम अच्छे से बाय हार्ट याद होना चाहिए, और नॉट ओनली बाय हार्ट, आपको एकदम आंखों के सामने से विजुअलाइज होना चाहिए कि आपको पता हो कि कहाँ पे कब क्यास्मा फॉर्मेशन हो रहा है, कब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कब हम यहाँ पे इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्योंकि ये आपके 11th क्लास के सिलेबस से है, इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। मैंने आपको शॉर्टकट में ये बता ही दिया है कि मियोसिस 1 के टाइम पे ये कैसे सेपरेट होते हैं, और जब मियोसिस 2 होती है तो ये जो चारों होमोलोगस पेयर के क्रोमेटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं और ये हमें नए फॉर्म ऑफ गैमीट्स देते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिकॉम्बिनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोटिक सेल डिवीजन। यानी जब सेल डिवीजन हो रहा था, मियोसिस हो रही होती है ना, तब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है ना, उस प्रोसेस का रिजल्ट होता है रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको बिल्कुल ऐसे मार्क कर लेना है कि ये सवाल मल्टीपल टाइम्स पूछा जाने वाला सवाल है कि रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है। क्रॉसिंग ओवर होती है और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल क्रोमोसोम्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमने अभी देखा कि जो येलो वाला क्रोमोसोम था जिसपे जीन ए था हमारा, और ये जो रेड वाला क्रोमोसोम था जिसपे हमारा बी जीन था, वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। यानी कि इसका ए इधर आ गया, इसका इधर आ गया, इसका बी इधर आ गया। दैट मीन्स कि ये एक नया कॉम्बिनेशन है पेरेंटल क्रोमोसोम का, क्योंकि हमारा पेरेंटल क्या था, सिंपली येलो एंड दिस वाज सिंपली रेड। ये मैं आपको कलर कोडिंग, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं बॉडी में ऐसे कलरफुल होते हैं, क्रोमोसोम्स अपने बॉडी में वैसे नहीं होते हैं। हम उनको स्टेन कर सकते हैं, देयर आर स्टेन्स अवेलेबल जिससे हम क्रोमोसोम्स को स्टेन कर सकते हैं और हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कैरियोटाइपिंग के लिए लोग करते हैं। कमिंग आउट टू द पॉइंट कि ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंस, है ना, क्या होता होगा रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, कोई भी एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई एफ। कूल। अब देखिए, अगर रिकॉम्बिनेशन ए और बी के बीच में होना है,
ठीक है। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन यानी कि अगर हमें ए जीन और बी जीन को सेपरेट करना है तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होनी चाहिए दूसरे क्रोमोसोम की, इस जगह पे, यानी वो जो गले मिलने वाला कार्यक्रम था ना दो क्रोमोसोम्स का, वो यहाँ होना चाहिए, तभी जाकर के तो ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग होंगे ना। लेकिन अगर हमें ए और एफ को अलग करना है, मान लीजिए हमें ये वाला ए और ये जो जीन है हमारा एफ, इनको सेपरेट करना है, तो हमारा रिकॉम्बिनेशन कहाँ होना चाहिए, वो या क्रॉसिंग ओवर कहाँ होनी चाहिए, वो यहाँ से यहाँ तक पूरे लेंथ में कहीं पर भी हो सकता है। अगर कहीं पर भी होगा, मान लीजिए यहाँ हो जाए तो ये सारे जीन्स एक तरफ चले जाएंगे, अगर यहाँ हो गया तो ये दो जीन्स एक तरफ आ जाएगा, बाकी के दूसरी जगह चले जाएंगे। यहाँ हो गया तो ये 3 जीन्स और ये 3 जीन्स अलग हो जाएंगे, मतलब टूट के दूसरे क्रोमोसोम में चले जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट, है ना। तो ये कहीं पर भी हो सकता है इस पूरे स्ट्रेच में। टेक होम एक मैसेज है इसका कि रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो आपको क्या लगता है, जितना ज्यादा क्लोजर जीन है उसमें रिकॉम्बिनेशन होना उतना मुश्किल है ना, और जितना ज्यादा दूर जीन होगा उसमें रिकॉम्बिनेशन होना उतना आसान है। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे ए और एफ को सेपरेट करना है, इट मींस रिकॉम्बिनेशन कहीं भी हो जाए आराम से ए और एफ जीन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ऑब्वियसली फिर इसमें एक पॉसिबिलिटी और होगी कि नया रिकॉम्बिनेंट मिलेगा हमको, या तो ए अगर यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे हमारे ये 3 जीन्स जो है वो अलग क्रोमोसोम में टूट के चले जाएंगे, तो वो भी एक नया कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो इन दैट सिनेरियो ए टू एफ को सेपरेट करना ज्यादा आसान है रादर देन ए टू बी को सेपरेट करना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इतने छोटे से स्ट्रेच में रिकॉम्बिनेशन होना इज डिफिकल्ट टास्क। इसलिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक स्टार क्वेश्चन है ये नीट एग्जाम्स के लिए, कि रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना ज्यादा दूर जीन होगा उसमें उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है रिकम्बाइन होने की। इसलिए इट मींस इफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज मोर, रिकॉम्बिनेशन इज इजियर एंड मोर, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर जीन का डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन मुश्किल होगा और कम भी होगा। इसलिए ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से नीट एग्जाम्स के लिए। फॉलोड बाय दिस पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो और ये होती क्या चीज है, पहले तो हमें यही पता हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है क्या चीज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 जीन्स present on the same chromosome can be determined by proportion of recombinant progeny। यानी कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है ना रिकॉम्बिनेशन का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, आपको याद रखने वाली चीज है, कुछ फैक्ट्स हैं जो उसको आपको याद रखने होते हैं। तो मैं आपको हर लेक्चर में वैसे बताती जाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है वो पूछा जा सकता है, किस स्टेज पे होता है, मियोसिस के किस स्टेज पे होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1 में होता है तो कब होता है, मियोसिस 2 में होता है तो कब होता है। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द रिकॉम्बिनेशन टॉपिक, ओके। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है रिकॉम्बिनेशन की, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, कितनी रिकॉम्बिनेंट बनी आउट ऑफ 100। मान लीजिए हम कभी भी कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 आपके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बने हैं, तो उसमें से आपका कितना रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है, कितना आपका पेरेंटल प्रोजेनी है, उसके बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ओके, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज मोर इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन इज मोर। एग्जैक्टली जैसा हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तभी ज्यादा होगी जब डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन का। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना कि वो हो सकता है ए बी के बाद ही टूट जाए, या फिर सी के बाद ही टूट जाए, या फिर डी के बाद ही टूट जाए, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था, राइट। ऑर्डरिंग ऑफ जीन अलोंग क्रोमोसोम लेंथ इज कॉल्ड एज जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप, ओके। दिस वन इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि हम जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप किसको बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डरिंग ऑफ जीन अलोंग क्रोमोसोम लेंथ, ठीक है। इसको क्वेश्चन में आपको क्रोमोसोम वॉकिंग भी दिया जा सकता है, जीन वॉकिंग भी दिया जा सकता है ऑप्शंस में, जो कि आपके ऑप्शंस गलत होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप को याद रखना है कि किसी भी क्रोमोसोम पे, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है ना, तो इसमें जब हम जीन को क्रोमोसोम पे ऑर्डर करते हैं, यानी कि सजाते हैं, यानी ए के बाद बी है, बी के बाद ई जीन है या फिर सी जीन है, ये हम
जब फाइंड आउट करते हैं ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग। ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में डिस्कस भी करने वाले हैं, सो डोंट बॉदर। इसलिए वन जेनेटिक मैप यूनिट, क्योंकि जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप की ना यूनिट होती है, जैसे कि किलोमीटर्स हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया, हाई लेंथ के लिए करते हैं ना हम, तो वैसे करके अगर हम करेंगे तो जेनेटिक मैप का भी अपना एक यूनिट है, ठीक है। तो वन जेनेटिक मैप यूनिट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। वो जब हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो हम उसको जेनेटिक मैप यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे, मैप यूनिट बोलते हैं उसको हम, ठीक है, एमयू। सो अल्फ्रेड एच स्ट्रोटिवेंट इन द ईयर 1913 डिस्कवर्ड जीन मैपिंग। अब जीन मैपिंग किसने आइडेंटिफाई किया? एक्चुअली ये सारे जो थे ना, ये मॉर्गन के ही कलीग्स थे। जैसे कि आप लोगों ने ब्रिजेस का, केल्विन ब्रिजेस का नाम सुनेंगे आप आगे के एक्सपेरिमेंट्स में या कभी भी, तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे ना, ये मॉर्गन ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर किए थे। 1911 में मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सेप्टेंस दिलाई। उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स पोस्टुलेट किए कि ओके जीन, अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर व्हाइट आई कलर है तो वो कैसे, कहाँ प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो ये सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए इनके जो कलीग्स थे उन लोगों ने काफी सारा काम किया था। तो ड्रोसोफिला जेनेटिक्स जो था, जो ड्रोसोफिला पे काम हुआ था 1900 के एरा में, वो बहुत ज्यादा बड़ा था और वो इतना ज्यादा रिमार्केबल और कमेंडेबल जॉब था कि उस जेनेटिक्स के बेसिस पे आज भी कई सारी कैलकुलेशंस, कई सारी चीजें चलती रहती हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने जीन मैपिंग को डिस्कवर किया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कुछ नाम ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे, जैसे कि टीएच मॉर्गन ने क्या डिस्कवर किया, ये स्ट्रोटिवेंट ने क्या डिस्कवर किया, मेंडल ने क्या दिया, मॉर्गन ने क्या दिया, ब्रिजेस ने क्या, केल्विन ब्रिजेस ने क्या दिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इजी भी हैं क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये 1913 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। अब सेंटीमॉर्गन क्या होता है? सेंटीमॉर्गन इन जेनेटिक्स या फिर मैप यूनिट, जो हम लोगों ने अभी बात की थी ना पिछले स्लाइड में, कि जब आप जेनेटिक डिस्टेंस बताते हो ना, जीन डिस्टेंस बताते हो, तो उसको आप मैप यूनिट में डिफाइन करते हो, एमयू। उसको हम सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं, इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग जेनेटिक लिंकेज। कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, हम लोगों ने भी जस्ट डिस्कस किया था ये चीज, कि एक क्रोमोसोम के ऊपर ये ए जीन है और ये बी जीन है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट, दोनों साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं, उसके फॉर्म में बताते हैं। और ये जो सेंटीमॉर्गन नाम दिया गया है ना, इसमें आपको दिख रहा है ये पीछे मॉर्गन है, तो ये जो स्ट्रोटिवेंट ने जब इसको बनाया ना, जब उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने उनको एक ट्रिब्यूट टाइप का दिया, मतलब उनको एक रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने मॉर्गन के नाम पे इसका यूनिट जो है वो डिवाइस किया था, इसलिए इसका नाम सेंटीमॉर्गन रखा उन्होंने। और स्मॉल सी एंड कैपिटल एम इसलिए क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए इसको कैपिटल एम में उन्होंने डिनोट किया था। Distance corresponding to 1% recombination frequency is called as 1 centimorgan। यानी कि ये एक सवाल ऐसा है जो मैंने आपको बोला था ना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए जब भी कभी 1% रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमॉर्गन। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रही हूँ कि ये 10 सेंटीमॉर्गन है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? 10%। वेरी सिंपल, ठीक है। जितना डिस्टेंस आप बोलेंगे, जितना परसेंटेज आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का बोलेंगे ना, उतना ही सेंटीमॉर्गन डिस्टेंट अपार्ट होते हैं एक किसी भी जेनेटिक लिंकेज में दो जीन्स, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि अगर ये बोलती हूँ कि ये 30% है, ठीक है, 30% मैं बोल रही हूँ कि 30% इनका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो इसका सेंटीमॉर्गन कितना होगा? तो ये ऑफ कोर्स 30 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? 1 है, यानी ये 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में भी लिखा है कि 6% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी 6 सेंटीमॉर्गन और 6 मैप यूनिट। अब आपको ये भी याद रखना है कि सेंटीमॉर्गन एंड मैप यूनिट दोनों क्या है? एक ही चीज है। जेनेटिक लिंकेज में जो जीन का डिस्टेंस होता है उसको ही बताते हैं ये, इसलिए 6% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ हो कि 6 मैप यूनिट है या फिर 6 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस अपार्ट है, तो कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हुआ उसका? तो दैट विल बी 6% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये नीट में बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज,
कितने टाइप्स के लिंकेज होते हैं, ठीक है। लिंकेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ओके, बिकॉज दे आर लोकेटेड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ये किसने बताया था, मॉर्गन ने बताया था ड्रोसोफिला में, ठीक है। अब मान लीजिए इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है इस पे अगर यहाँ पे कोई जीन ए है और यहाँ पे कोई जीन बी है तो आप देख सकते, और यहाँ पे कोई जीन है सी, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि क्रॉसिंग ओवर होने के लिए मान लीजिए मुझे ए और सी को अलग करना है, तो क्रॉसिंग ओवर कहीं भी हो जाए, ए और बी के बीच में हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो क्रॉसिंग ओवर कहीं भी होगी तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर मुझे ए और बी जीन को रिकॉम्बिनेशन करना है या तो हमें चाहिए कि ये दोनों जीन्स अलग हो जाए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह कितनी कम है, ये नैरो जो स्पेस है ना इसकी वजह से, क्योंकि अब अगला क्रोमोसोम भी तो आएगा ना, ये एक क्रोमोसोम है, अब अगर मुझे रिकॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे भी तो आएगा ना, तो इसको स्पेस तो चाहिए होगा ना, तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, तभी तो ये वाला पोर्शन टूट करके इस वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ के जाएगा, है ना, और इसका जो क्रोमोसोम का ये वाला स्पेस है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो यानी कि रिकॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस ज्यादा हो। बहुत ज्यादा क्लोज जीन्स जब होते हैं ना तो उनको हम रिकम्बाइन नहीं कर सकते, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए इनको, और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो इतने पास होते हैं कि वो उनको हम कर ही नहीं सकते हैं डिफरेंशिएट, या उनको हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनको हम कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन इज पॉसिबल, इनको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं, क्योंकि देखिए रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, जब इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, है ना, क्योंकि अब अगर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है, ए है यहाँ पे सी है, और अगर मैं देखूं मेरा दूसरा जो क्रोमोसोम है वो भी यहाँ पे, मान लीजिए ये यहाँ पे डी है और यहाँ पे ये एफ है, तो अब लिंकेज कब होगा, जब ये जो डी वाला है ये वाला क्रोमोसोम ऐसे कहीं चला जाए, मतलब ये सी के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो एफ वाला पार्ट है ये यहाँ रहेगा और ये डी वाला पार्ट यहाँ रहेगा, तो इट मींस ये जो रिकॉम्बिनेशन होगी या लिंकेज जो होगी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये डी तो है ही, यहाँ पे इस दूसरे वाले पार्ट में एफ आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए डी के साथ क्या आ गया, यहाँ पे ये जो डी वाला पार्ट था इसके साथ यहाँ पे सी आ गया, और ये किसके साथ जाके लग चुका है, ये जाके लग चुका है ए के साथ, तभी तो रिकॉम्बिनेशन हुआ ना, डी और सी साथ में आ गया, ए और एफ साथ में आ गया, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये रिकम्बाइन हो गए हैं, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज तभी होगी जब भी इनकम्प्लीट लिंकेज होगी तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंटली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल। सो लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन हेरिडिटी। हम लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या पढ़ा था कि अगर जीन ए है तो वो जीन बी के साथ भी जा सकता है, वो क्रोमोसोम ए है तो वो क्रोमोसोम बी के साथ भी जा सकता है, बट लिंकेज में क्या होता है, जीन ए बी अगर एक साथ है, बहुत क्लोज प्रेजेंट है, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो थ्योरी है ये उसका एक्सेप्शन है। ये नीट एग्जाम में पूछा जाने वाला 5 बार का, लास्ट 20 ईयर्स में ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम्स पूछा गया है, सो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। So linkage is inversely proportional to the distance between two genes, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा, जितना कम लिंकेज होगा उतना ज्यादा डिस्टेंट जीन्स होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये एक क्रोमोसोम है ना, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अब ये अगर दो जीन्स हैं, जीन ए एंड जीन बी, अगर ये ए है और ये हमारे पास मान लीजिए जीन बी है, ठीक है, तो ये दोनों जीन्स जितने ज्यादा क्लोजर है, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज उतना टाइट है, ठीक है। अगर जीन ए बी और सी की बात कर लेते हैं हम, अगर हम बी को भूल जाते हैं, ए और सी के बीच की बात करते हैं, बी को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ए और सी में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज उतना कम होगा, क्योंकि जब लिंकेज कम होगा तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन यहां अगर हो जाएगा एक क्रोमोसोम तो ये रिकॉम्बिनेशन बना देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर लिंकेज बहुत ज्यादा पास के जीन्स हैं तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, और अगर दूर दूर के जीन्स हैं तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल है। इसलिए हमने क्या लिखा है कि रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है
कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रिकॉम्बिनेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियस है, क्योंकि जितने ज्यादा क्लोजर होंगे उतना मुश्किल रिकॉम्बिनेशन होगा, जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा आसान रिकॉम्बिनेशन होगा। ऑल राइट, ओके, तो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी। जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें YW क्या डिनोट कर रहा है, येलो एंड व्हाइट। येलो एंड व्हाइट क्या है, W से हम डिनोट कर रहे हैं आई कलर और Y से हम डिनोट कर रहे हैं बॉडी कलर। और आपको तो पता ही है कि जब भी सिंपल W एंड सिंपल Y है, इट मीन्स ये एक क्या है, ये एक रेसेसिव हो गया। और इसका अगर हम डोमिनेंट वाला पार्ट बात करते तो ये हमारे पास क्या होता है, W प्लस और Y प्लस, है ना। तो ये Y प्लस जो होगा वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट हो गया और W प्लस जो हो गया वो हमारा, ये भी हमारा डोमिनेंट ट्रेट हो गया। अब हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये सिंपल W है तो ये कौन सा आई कलर दे रहा है, ये हमें दे रहा है व्हाइट कलर का आई, ठीक है। और Y है तो ये हमें क्या दे रहा है, येलो बॉडी, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट आई, येलो बॉडी और ये व्हाइट आई। और यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप लिख दिया इन्होंने। वाइल्ड टाइप का मतलब हो गया ये जो Y है ना, ये हमें देगा ब्राउन बॉडी। Y प्लस है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए ये हमें इसका जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो ब्राउन बॉडी होती है। और जो W प्लस कलर का आई है वो क्या हमें आई कलर देगा, आपको तो पता ही है, ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। जो हमने ड्रोसोफिला का आई कलर डिस्कस किया था उसमें कि ये जो इसका डोमिनेंट ट्रेट होता है ड्रोसोफिला का वो होता है रेड आई कलर, इसलिए हमें रेड आई कलर देगा, ठीक है। तो यानी कि इस क्रॉस में आपको दिख रहा है कि येलो कलर की बॉडी के साथ व्हाइट आई वाली फीमेल ऑफस्प्रिंग को या फीमेल फ्लाई को जब क्रॉस कराया गया Y प्लस यानी कि ब्राउन कलर के रेड आई वाले मेल के साथ, क्योंकि जब भी हम इस तरीके से क्रोमोसोम डिनोट करते हैं ना, ये वाला दिस वन, ये हमें मेल क्रोमोसोम बताता है, ठीक है। ये जो हमारा क्रोमोसोम ये मेल है और ये जो जब हम नॉर्मल करते हैं तो ये फीमेल होती है। या तो हमारे पास एक और तरीका था, जैसा हमने अपने उस वाले क्रॉस में लिखा था ना, ड्रोसोफिला के आई कलर का हमने जब डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने X और Y से डिनोट कर दिया था, है ना। X के ऊपर अगर हम Y लिख रहे हैं या W प्लस लिख रहे हैं तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन होता, इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है। तो ये जो है हमारी फीमेल है, ठीक है, और ये जो है हमारा मेल है क्योंकि इसमें Y क्रोमोसोम को ऐसे टेढ़ा दिखाया जाता है। कूल। अब देखिए इसको, अब हमारा जो यहाँ पे ये देखिए ये बनाया भी हुआ है इन्होंने। तो हमारा जब F1 जनरेशन आएगा, F1 जनरेशन का क्या मतलब हुआ, F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा। अब इसमें क्रॉस कराना और भी आसान है। इसमें देखिए YW वाले को अगर हम एक बार इस वाले को एक बार हम इस वाले के साथ क्रॉस करा देंगे, यानी YW और Y प्लस W प्लस, यानी YW ये वाला और Y प्लस W प्लस ये वाला आ गया। और वैसे ही YW ये वाला और इसको हमने क्रॉस करा दिया इसके साथ, तो यानी कि ये मेल बन गया। तो यहाँ पे हमें येलो व्हाइट मेल बन गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या थी, येलो व्हाइट फीमेल थी, है ना। और यहाँ पे हमें जो फीमेल मिली वो क्या मिली, उल्टी मिल गई, ये हमें मिल गई Y प्लस W प्लस, यानी ये हमें वाइल्ड टाइप मिल गई। फाइन। अब करते हैं जरा इसको, देखिए यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को देखिए आप। अब यहाँ पे फिर से पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ, Y प्लस W प्लस के साथ यहाँ पे एक बार ये आ गई। एक बार इसको मेल के साथ कर लेते हैं पहले इन दोनों को, तो Y प्लस W प्लस ये वाला, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम आया, ये भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम आया, यानी ये मेल बना दिया इसने यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा मेल है, ठीक है। और ये YW यानी कि येलो बॉडी व्हाइट आई, इसको भी जब हमने इसके साथ किया तो ये भी एक मेल बन गया, तो हमारे पास ये भी एक मेल जनरेशन मिल गई। तो ये हमारी पेरेंटल है। पेरेंटल का मतलब हुआ कि पेरेंट्स के जैसा, मतलब हम इसको अगर रिकम्बाइन करा रहे हैं तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला, है ना। पेरेंट्स में जैसे जहां पे जो जीन लोकेटेड था वो वहीं पे लोकेटेड है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। अब जब हम इसमें रिकॉम्बिनेंट की बात करेंगे, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जीन्स का टूट के एक दूसरे में आना, राइट। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे ना ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने ऐसे किया था कि इसको इसके साथ कर दिया था और ये वाला जो था इसको भी इसके साथ कर दिया था। तो इसका अब हम एक बार रिकॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये W प्लस Y प्लस के पास, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए। यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ये जो जीन है ये क्या होगा, ये टूट करके इस वाले पोर्शन में चला जाएगा, यानी ये जो Y वाला पार्ट है, Y प्लस वाला जो पार्ट है
ये यहाँ पे y प्लस ही तो था ना। तो यहाँ पे अब जरा रिकॉम्बिनेंट टाइप देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन कैसे कराएंगे? अब ये क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करें, ये आपस में इनको जरा रिकम्बाइन करके देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए या तो ये हो जाए कि ये जो मेल क्रोमोसोम है वो यहीं आ जाए और यहाँ पे फिर क्या हो जाए, ये जो y प्लस है ये w के साथ रिकम्बाइन हो जाए और ये वाला w प्लस जो है वो y के साथ रिकम्बाइन हो जाए, जैसे कि इस वाले केस में हुआ है। वैसे ही आप F2 जनरेशन में बाकी के पेरेंट्स कॉम्बिनेशन भी बना लीजिए। y प्लस w प्लस ये वाला जीन जो है ये फिर YW के साथ आ जाए तो ये वाइल्ड टाइप हो जाए, क्योंकि हमने इसको क्या किया, एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया और फिर उसके बाद इसको क्या किया, एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया। तो हमने ऊपर वाले केस में क्या किया था, इसको हमने एक बार इसके साथ कर दिया था, तो हमने ऊपर वाले केस में एक बार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर दिया था। ये वाला चारों कॉम्बिनेशन थे और इसी में हमने रिकॉम्बिनेशन भी करा दिया था कि ये y प्लस जो है वो w के साथ आ जाए और w जो है y जो है वो w प्लस के साथ आ जाए, जो कि यहाँ पे हो रहा है ना। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में देख लीजिए जरा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी ये y और w जो है वो एक बार इसके साथ भी कंबाइन करेगा और एक बार इसके साथ भी कंबाइन करेगा, है ना। तो यहाँ पे जब ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा तो y w और y प्लस w प्लस, तो ये एक तो ये इसके साथ भी कंबाइन करेगा। हमने ऊपर वाले क्रॉस में क्या किया था, इसको मेल के साथ कर दिया और इसको भी एक बार मेल के साथ क्रॉस करा दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक बार फीमेल के साथ क्रॉस कराएंगे। ऊपर वाले के केस में ये क्या कर चुके हैं हम, अब ये नीचे वाले केस में हम क्या करेंगे, ये वाली जो है ये इन दोनों को क्या करेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम के साथ भी क्रॉस कराएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, y प्लस w प्लस और YW वाइल्ड टाइप है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसमें कहीं कोई किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, पेरेंटल टाइप माना जाएगा ये। वैसे ही YW और यहाँ से भी YW, तो ये भी एक पेरेंटल टाइप माना जाएगा, दैट्स फाइन। तो यानी कि ये दोनों क्या है, ये फीमेल्स हैं, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, सिर्फ Y क्रोमोसोम नहीं है। ऊपर वाले केस में क्या था, हमने सारे Y क्रोमोसोम्स के साथ किया, क्योंकि ये इसके साथ और ये इसके साथ फिर रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसके साथ, ये इसके साथ और फिर रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि या तो ये y प्लस w के साथ आ जाए या फिर ये y w प्लस के साथ आ जाए, जैसा हमें यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास वैसे ही रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट। तो इन सब चीजों से आपको एक एग्जाम्पल से क्या पता लगा कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत आसानी से हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि पेरेंटल टाइप हमारे पास कितने, 98.7%। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम क्या है, पेरेंटल टाइप है, और रिकॉम्बिनेंट हमारे पास बहुत ही कम है ना। अब इसका जरा एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, और ये ज्यादा या कम क्यों आया है हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है ये। इसमें बस हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास व्हाइट मिनिएचर, व्हाइट आई, व्हाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आई कलर की बात कर रहे हैं दोबारा से हम, ठीक है। आई जो है वो व्हाइट है और जो मिनिएचर है यहाँ पे एक विंग साइज की बात हो रही है। W जो है वो आई कलर को डिनोट कर रहे हैं और M जो है वो मिनिएचर साइज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। विंग साइज जो है वो मिनिएचर यानी छोटा है, राइट। और W प्लस का क्या मतलब हो गया, यानी कि ये क्या है, रेड कलर का आई है। और M प्लस का क्या मतलब हो गया, इसका जो वाइल्ड टाइप है ये क्या है, लार्ज विंग है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये विंग की बात कर रहे हैं, विंग के साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटा विंग साइज हो गया जो कि एक रेसेसिव ट्रेट है, और ये जो है ये लार्ज वाले जो है प्लस में है, इसलिए डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे फिर से वही हो रहा है, यहाँ पे फिर से ये W प्लस M प्लस के साथ, और फिर यहाँ पे फिर से ये वाला WM इसमें व्हाइट मिनिएचर के साथ, ये हमारा F1 जनरेशन हो गया। अब F2 जनरेशन की बात करते हैं जरा। F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से हम एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं क्रॉस, कि ये वाला जो है एक बार इसके साथ हो जाएगा और ये वाला भी एक बार इसके साथ क्रॉस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस किया W प्लस M प्लस या और मेल, ये दोनों एक साथ आ गए, फिर WM और ये मेल, ये यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो W प्लस M और WM प्लस, तो यानी कि W प्लस M और M W प्लस, तो यानी कि ये बहुत आसानी से हो सकता है ना। तो ये जो है ये वाला रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे अब दोबारा इसको जरा कर लीजिए, ये इसके साथ भी हो जाएगा और ये इसके साथ भी हो जाएगा, यानी कि W प्लस M प्लस और WM हो गया ये वाला वाइल्ड टाइप, और यहाँ पे WM और WM ये वाला हो गया, ये पेरेंटल टाइप माना जाएगा, ठीक है। ये भी पेरेंटल टाइप माना जाएगा। अब रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, या तो फिर ये W प्लस M के साथ चला जाए, या तो W प्लस इस वाले M के साथ चला जाए और ये W जो ये M प्लस के साथ चला है, तो ये एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गई। और वैसे ही यहाँ पे ये दूसरी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गई। इट मीन्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका पेरेंटल टाइप है ना, ये बहुत
कम है ना। तो पिछले वाले में जो आपका पेरेंटल टाइप था वो कितना था, 98.7%। इस वाले में पेरेंटल टाइप कितना है, 62.8%। ओके, तो अब ये कैसे हुआ होगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता। इसका क्या आंसर है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ज्यादा है, इसमें देखिए आप, इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप्स तो काफी ज्यादा है, और पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बहुत ही कम थे। ओके, तो अगर आप क्लोजली इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि ये जो दो जीन्स हैं, दैट इज येलो बॉडी एंड व्हाइट आई कलर, यानी बॉडी कलर का जीन और आई कलर का जीन आर प्रेजेंट वेरी क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के काफी नजदीक है। इस वजह से इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं हो पाया, इसलिए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कम मिलती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आई कलर और विंग साइज के जीन्स जो हैं क्रोमोसोम पे दूर दूर लोकेटेड है, ये देखिए पिछले केस में क्या था कि काफी पास पास थे, बॉडी कलर और आई कलर के जीन्स एक दूसरे के काफी क्लोजर प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में, और विंग साइज और आई कलर के जो जीन्स हैं वो काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप इसमें बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने का, कि रिकॉम्बिनेशन वही ज्यादा होगा जहां पे जीन्स जो होते हैं वो डिस्टेंट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है, और अगर जितना टाइट लिंकेज है, लिंकेज का मतलब हो गया कि कितने क्लोजर ये जीन्स एक दूसरे के प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये दो जीन्स बहुत पास पास प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि बहुत ज्यादा पास प्रेजेंट है, इसी वजह से इसमें लिंकेज जो है बहुत टाइट है, टाइट लिंकेज है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन वहां पे उतना ही कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, क्योंकि जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, जीन मैपिंग, जीन डिस्टेंस, ये सारे लिंकेज ग्रुप्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो साइंटिस्ट के नेम्स है ना, इनको प्लीज याद रख लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यू नो, ये वैसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत आराम से याद कर सकते हो और बहुत इजीली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो गो फॉर द इजियर वंस, डिफिकल्ट वंस आपको अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें कुछ भी, एक्चुअली बायोलॉजी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस एक बार समझना है, एवरीथिंग इज इजी। ओके, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बी इन टच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।